वेलकम टू स्टडी क्लासेस। इस चैनल पर अपने सेशन में हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म यानी गतिमान आवेश और चुंबकत्व की चर्चा कर रहे हैं और इसी क्रम में जो इसका बचा हुआ भाग है उसकी चर्चा करनी है। इस लेक्चर में धारा लूप पर वॉल्यूम का आघूर्ण और चल कुंडल धारा मापी। धारा लूप क्या है? अगर एक लूप की बात की जाए, पिछले चैप्टर में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, बायो-सावर्ट का नियम पढ़ाया गया, धारावाही लूप की बात की गई। तो अगर एक ऐसा लूप देखा जाए जिसमें धारा प्रवाहित की जा रही है तो वो लूप धारावाही लूप कहलाता है। और अगर किसी धारावाही लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप को रखने पर उस पर वॉल्यूम कार्य करता है, उस वॉल्यूम का आघूर्ण होगा और उस आघूर्ण के सूत्र की हमको गणना करनी है। आपने विद्युत क्षेत्र में रखे हुए विद्युत द्विध्रुव पर वॉल्यूम के आघूर्ण का सूत्र पढ़ा है, टाउ बराबर पी साइन थीटा। टाउ बराबर पी साइन थीटा। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वॉल्यूम के आघूर्ण का सूत्र है। उसी प्रकार से यहाँ भी वॉल्यूम के आघूर्ण का सूत्र होगा जो चुंबकीय द्विध्रुव पर, या हम ये कह सकते हैं कि किसी धारावाही लूप पर तब कार्य करेगा जब उसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से किसी कोण पर रखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उस पर एक वॉल्यूम कार्य करेगा और उस वॉल्यूम का आघूर्ण टाउ होगा। जैसे टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है वैसे यहाँ टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। अब अगर आप इन दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करिए, टाउ बराबर पी साइन थीटा और टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, ये सेम है। ई है, यहाँ बी है। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड और बी है मैग्नेटिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो बचा क्या? पी और एम। यानी पी और एम एक ही प्रकार की राशियां हो सकती हैं। पी को हम क्या कहते हैं? पी को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ एम क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा यानी चुंबकीय द्विध्रुव। इसकी चर्चा भी हम यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि टाउ बराबर एम बी साइन थीटा क्या है और कैसे प्राप्त होगा। अगर हम एक आयताकार लूप की बात करें जिसको एक समान वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा गया है, एक आयताकार लूप तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर वॉल्यूम का आघूर्ण, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर वॉल्यूम का ये आपको पढ़ना है। मोमेंट ऑफ कपल ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर वॉल्यूम का आघूर्ण। पी क्यू आर एस एक आयताकार धारावाही लूप है। पी क्यू आर एस एक आयताकार धारावाही लूप है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसकी पी एस और क्यू आर जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई स्मॉल बी है और आर एस और क्यू पी या पी क्यू और आर एस जो भुजाएं हैं इनकी लंबाई स्मॉल एल है। लंबाई जिसको कहते हैं और चौड़ाई, तो लंबाई एल हो गया आयताकार लूप की और चौड़ाई बी। इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब धारावाही चालक को जब हम किसी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक वॉल्यूम कार्य करता है। जब हम किसी धारावाही लूप को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर वॉल्यूम कार्य करता है और यहाँ चार धारावाही लूप हो गए, चार धारावाही चालक हो गए, चार भुजाएं हैं, चार धारावाही चालक हो गए और सबके कारण बल कार्य करेगा।
PQ और RS पर F1 और F2 कार्य करेगा। F1 और F2 का जो मान होगा, F1 और F2 बराबर होगा और कितना होगा IBL, साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 होता है। IBL क्यों हो गया? क्योंकि लंबाई L है, धारा I है और मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र B है, और साइन थीटा साइन 90 हो गया, यानी हम इसको IBL लिख सकते हैं, IBL। अब F1, F3 और F4 जो हैं वो भी इसी प्रकार से होंगे, लेकिन इनकी दिशाएं परस्पर विपरीत होंगी। F1 और F2 परस्पर समांतर और विपरीत होंगे। समांतर और विपरीत का मतलब हुआ बराबर हैं परिमाण में, समांतर हैं और विपरीत हैं, लेकिन इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, कुछ इस प्रकार से ऐसे क्रिया रेखाएं। लेकिन जो F3 और F4 हैं उनकी क्रिया रेखाएं ऐसे हैं, बराबर भी हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं। तो F1 और F2 तो बलयुग्म बनाएंगे, लेकिन F3 और F4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब F3 और F4 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास केवल दो बल बचेंगे, F1 और F2। और इस प्रकार से F1 और F2 समान परिमाण के दो विपरीत दिश बल हैं जो एक दूसरे के समांतर विपरीत हैं और इनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे से भिन्न हैं। तो इस प्रकार से ये बलयुग्म बनाएंगे, और इस बलयुग्म का जो आघूर्ण होगा, जिसको हम विक्षेपक बलयुग्म कह सकते हैं, डिफ्लेक्टिंग कपल कह सकते हैं, तो विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण जो होगा वो एक बल के परिमाण और इन बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लांबिक दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। यानी बल और गुणे इनके बीच की लांबिक दूरी। तो F1 और F2, यहाँ इस चित्र को हमने यहाँ पे बनाया है, ये चूंकि B है, ये दूरी B है ये वाली, तो ये दूरी B हो गई है। अगर थीटा मान रहे हैं तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा होगा तो ये भुजा लंब हो जाएगी। लंब बटे कर्ण माने साइन थीटा होता है, तो ये भुजा आपकी B साइन थीटा हो जाएगी। हम इसको AC कह सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा, टाउ गुणे टाउ बराबर बल या एक बल गुणे लांबिक दूरी। तो एक बल हो गया F1 या F2 कुछ भी लिखिए, और लांबिक दूरी हो गई AC, और F1 माने हो गया IBL साइन थीटा। तो साइन थीटा साइन 90 1 हो चुका है यहाँ, और AC माने हो गया B साइन थीटा। अब आप लिख सकते हैं IB और LB साइन थीटा। LB क्या है? L माने है लंबाई, आयताकार लूप की लंबाई L और चौड़ाई B मानी गई है, तो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल ही आयत का क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये एरिया हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं IBA साइन थीटा, और इसी को आप इतना भी लिख सकते हैं IAB साइन थीटा। अब हमारे पास जो मोमेंट ऑफ कपल का फार्मूला आया, यानी बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र आया, वो IAB साइन थीटा आया। IA का मतलब हुआ ये एक ऐसी राशि है जो M को दर्शाती है। जैसे वहां पर हम Q × 2L को P लिखते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैसे यहाँ पर M होगा, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो हम इसको टाउ बराबर MB साइन थीटा लिख सकते हैं, MB साइन थीटा, और ये हमारा फार्मूला हो जाता है। अब यहाँ पर कभी कभी जो लूप हमने लिया है वो लूप न लेकर n फेरों वाली एक कुंडली ले ली जाती है। तो अगर n फेरों वाली कुंडली है तो जो टाउ का फार्मूला है वो NB IAB साइन थीटा हो जाएगा, और तब m का मान क्या होगा, NIA, m बराबर NIA। m हुआ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को m से प्रदर्शित करते हैं, और m हो जाता है आपका NIA। कब? अगर एक लूप के स्थान पर या एक धारावाही आयताकार लूप के स्थान पर n फेरों वाली कोई कुंडली ली गई है या n लूपों वाली कोई कुंडली ली गई है, तो m बराबर NIA हो जाता है। अब यहाँ पर कुंडली का तल अगर प्रत्येक स्थिति में बल रेखाओं के समांतर है तो थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा, और उस स्थिति में टाउ बराबर MB आ जाएगा, यानी टाउ बराबर NIAB आ जाएगा।
तो ये हुई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर वॉल्यूम के आघूर्ण का सूत्र। और यहाँ पर m की भी बात की गई और इसी का सहायता से हम m की परिभाषा भी देखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास एक फार्मूला मिला, टाउ बराबर mv sin थीटा। इसी को हमने लिखा था टाउ बराबर NIAB sin थीटा, यानी NIA को हमने m लिखा है और m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m कहलाता है। अब यहाँ पर चूंकि m NIA के बराबर है, तो अगर हम m का मात्रक देखें, m का मात्रक तो हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, I का एम्पियर और A का मीटर स्क्वायर, और विमीय सूत्र हो जाएगा आपका L2A। ये मात्रक और विमीय सूत्र बहुत पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। m का मात्रक और विमीय सूत्र क्या होगा। अब यहाँ पर इसकी परिभाषा हमको देखनी है। इसके आधार पर आपने टाउ बराबर P sin थीटा के आधार पर P की परिभाषा पढ़ी है, बिल्कुल उसी प्रकार से टाउ बराबर mv sin थीटा के आधार पर m की परिभाषा थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए और v बराबर 1 टेस्ला हो जाए, तो टाउ मैक्सिमम होगा और ये टाउ मैक्सिमम m के बराबर हो जाएगा, यानी m बराबर होगा टाउ मैक्सिमम। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण संख्यात्मक रूप से उस बाह्य वॉल्यूम के आघूर्ण के अधिकतम मान के बराबर होता है जो द्विध्रुव को एकांक तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर कार्य करता है। यहाँ से बहुत आसान परिभाषा कि किसी चुंबक का या किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण संख्यात्मक रूप से उस बाह्य वॉल्यूम का आघूर्ण के अधिकतम मान के बराबर होता है जो द्विध्रुव को एकांक तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर उस पर कार्य करता है। यानी क्षेत्र की एकांक तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत अगर किसी चुंबकीय द्विध्रुव को रख दिया जाए तो उस पर जितना द्विध्रुव आघूर्ण कार्य करेगा वही उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा दे सकते हैं और ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। एक नंबर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है आपका, परिभाषा और मात्रा। विमीय सूत्र भी पूछा जा सकता है, तो ये आप इतना कंप्लीट करें, इसका नोट्स तैयार करें। अब जो चुंबकीय द्विध्रुव होता है वो एक धारा लूप भी होता है। कभी कभी चुंबकीय द्विध्रुव का उदाहरण पूछ लिया जाता है एक नंबर में, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चुंबकीय द्विध्रुव का एक उदाहरण लिखिए। तो आप धारा लूप लिख सकते हैं, दंड चुंबक लिख सकते हैं। किसी चुंबकीय द्विध्रुव का उदाहरण दंड चुंबक या धारा लूप लिखा जा सकता है। हमने इसके पहले चर्चा की है कि चुंबकीय द्विध्रुव जो है वो न्यूनतम संभावित रचना है। चुंबक सबसे छोटी रचना है चुंबक के संदर्भ में, इससे छोटी कोई रचना नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर चुंबक को बीच से तोड़ दिया जाए तो दो छोटे चुंबक तैयार हो जाएंगे और तोड़ दिया जाए तो इसी तरीके से हम चुंबकों की संख्या बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि अब वो चुंबक नहीं रह जाएगा, फाइनली वो चुंबक ही रहेगा। उसके चुंबकत्व के गुण पर प्रभाव पड़ेगा, हम आगे इसकी चर्चा करेंगे कि तोड़ने पर चुंबकत्व के गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन चुंबक ही रहेगा। अब बात करते हैं परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी चर्चा करते हैं। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें जो किसी नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर स्मॉल v वेग से परिक्रमण कर रहा है, तो उसका परिक्रमण काल अगर t है तो जो धारा होगी, धारा I बराबर q बाई t होता है। अगर हम परिक्रमण काल
t मान रहे हैं और q का मान e हो गया, चूंकि इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है तो I बराबर E/t हो जाता है। और परिक्रमण काल आप जानते हैं कि t बराबर होता है चली गई दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो परिधि हो गई 2πr/v। अब ये t का मान अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमको I बराबर मिल जाएगा EV/2πr। EV/2πr ये आपका धारा हो गई। और अब हम अगर m निकालें, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर IA, I माने EV/2πr हो जाएगा और A मीन्स हो जाता है एरिया हो जाएगा आपका πr², r कट जाएगा तो आप यहाँ लिख सकते हैं EVR/2π भी कट जाएगा। m बराबर EVR/2, यहाँ से आप इसके लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण फाइंड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल के लिए ये सूत्र आपका महत्वपूर्ण भी हो सकता है। यहीं पर अगर हम कक्षीय संवेग की बात करें तो जो J होता है, J बराबर कक्षीय संवेग यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम J बराबर I ओमेगा होता है। I ओमेगा 11th में आप पढ़ चुके हैं। और I माने होता है जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण को हम mr² लिखते हैं, द्रव्यमान और दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। और v/r तो हमारे पास mvr आ जाएगा, J का मान हो गया mvr। अब अगर हम m/J निकालें, m/J, तो m/J निकालेंगे तो E/2m हो गया। यहाँ पर E एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, m क्या है, m भी एक नियत राशि है। हम ये कह सकते हैं कि जो m/J का मान है यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और कक्षीय कोणीय संवेग, इनका अनुपात नियत रहता है। और ये जो नियतांक है या ये जो राशि है इसका मात्रक हो जाएगा यहाँ से E माने इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा, और m माने द्रव्यमान, m हो गया मास, तो कूलाम प्रति किलोग्राम हम लिख सकते हैं। माने ये E/m हुआ, m/J इक्वल टू E/2m। ये चूंकि m एक सदिश राशि है, E/2m × J, इस तरीके से हम इसको सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि m की दिशा J की दिशा के विपरीत होगी, ये एक सदिश राशि है, और m की दिशा J की दिशा के विपरीत होगी। अब अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को रखा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो आप जानते हैं कि अगर चुंबकीय द्विध्रुव को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर एक चुंबकीय बलयुक्त का आघूर्ण कार्य करता है। उस पर कार्य करने वाले दो बल परस्पर समांतर और विपरीत दिश होते हैं, उनकी क्रिया रेखाएं विपरीत होती हैं, इसलिए वो एक बलयुक्त बनाते हैं और उसका आघूर्ण ताऊ बराबर mb sin थीटा होता है। अब अगर हम एक अल्प कोण d थीटा से घुमाएं तो जो किया गया कार्य होगा dw बराबर टाउ इंटू d थीटा होता है। तो θ1 से वैल्यू दें, d थीटा कोण से द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य dw बराबर टाउ इंटू d थीटा, इसलिए θ1 से θ2 कोण
बनाने में किया गया क्या हो जाएगा, W बराबर ताऊ इंटू डी थीटा और थीटा 1 से थीटा 2 तक। ताऊ माने mb साइन थीटा और डी थीटा और थीटा 1 से थीटा 2, और आप mb साइन थीटा का समाकलन माइनस कास थीटा और थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो माइनस mb अपर लिमिट माइनस लोअर, और अब आप यहाँ से W का मान लिख सकते हैं, यानी W बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, कुछ बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उनको इंटीग्रल में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आप हमारे इसी चैनल पर मैथमेटिक्स के इंटीग्रेशन पार्ट को पढ़िए, तो आपको वहां से तो इस प्रकार से आप W का मान ज्ञात कर सकते हैं। और इंटीग्रल में जिनको दिक्कत हो रही है, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 होगा। इंटीग्रल में जिन छात्रों को दिक्कत हो वो हमारे इस चैनल पर आप प्लेलिस्ट खोलेंगे, तो प्लेलिस्ट में मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट चैप्टर 7 बेस्ड ऑन एनसीईआरटी नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप इंटीग्रेशन पढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो बायोलॉजी के छात्र हैं वो इंटीग्रेशन का पहला लेक्चर पढ़ लें और थोड़ा सा किसी अपने गणित वाले साथी से क्वेश्चन लेकर उसकी प्रैक्टिस कर लें, तो उनका ये काम हो सकता है। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी इंटीग्रल के लिए। इसी प्रकार से जिनको डिफरेंशिएशन में दिक्कत है वो डिफरेंशियल के लिए हमारी वहाँ पर एक प्लेलिस्ट उसकी भी बनी हुई है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी का ही है, तो उस पर आप अपना डिफरेंशियल कंप्लीट कर सकते हैं। आगे हम प्रयास करेंगे कि अलग से डिफरेंशियल का एक, जिसमें हम केवल डिफरेंशियल की चर्चा करें, जो आपके लिए और महत्वपूर्ण हो सकता है। हमारे चैनल पर आप बने रहिए, तो हम आपको उसको भी उपलब्ध कराने का प्रयास भविष्य में करेंगे, जो प्योर आपके लिए हो सकता है, जिससे आप अपना थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन कंप्लीट करके अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ से W बराबर mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 हो गया, और यही जो W है यही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी U बराबर W हो जाएगा। तो mb और cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, इस प्रकार से हमारे पास जो U का मान है वो हो जाता है mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब अगर हम थीटा 1 को 0 लिख दें, थीटा 1 को 90 लिख दें, माने लंबवत जो कोण है द्विध्रुव के अभिविन्यास में थीटा कोण पर स्थितिज ऊर्जा अगर हम लिखते हैं, तो थीटा 1 90 हो गया और थीटा 2 का मान थीटा हो जाएगा, यानी U का मान हो जाएगा mb cos 90 माइनस cos थीटा, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है और माइनस cos थीटा, तो आपका ये U थीटा कहलाता है, यानी U थीटा का मान होगा माइनस mb cos थीटा। इस प्रकार से हम यहाँ से थीटा अभिविन्यास में द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर अगर समांतर क्षेत्र की ही दिशा में है, यानी थीटा बराबर 0 हो जाए, तो U 0 का मान माइनस mb हो जाएगा। ये 2-3 विशेष स्थितियां हैं। अगर थीटा का मान 0 हो जाए तो ये माइनस mb हो जाएगा, थीटा मान 90 अंश हो जाए तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U 90 बराबर 0 हो जाएगी। और अगर हम द्विध्रुव को स्थायी संतुलन से अस्थायी संतुलन में घुमा दें, यानी 180 अंश कर दें थीटा का मान, तो U 180 का मान प्लस mb हो जाता है। और जब हम इस स्थिति में डेल्टा U निकालेंगे तो डेल्टा U हमारा 2mb हो जाएगा, mb और माइनस माइनस से प्लस mb, यानी 2mb हो जाएगा। U 180 माइनस U 0, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं U 180 माइनस U 0, तो आपका ये डेल्टा U जो आएगा वो 2mb हो जाएगा। ये स्थायी संतुलन से 180 अंश घुमाने में, यानी स्थायी तथा अस्थायी संतुलन के बीच की स्थितिज ऊर्जाओं का अंतर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आप विद्युत द्विध्रुव की चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ज्ञात कर सकते हैं। अब 2 सूत्र आपके हो सकते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
आपने वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी है, अक्षीय स्थित और निरक्षीय स्थित। उसी प्रकार से यहाँ भी चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का मान ज्ञात करना है। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण यहाँ भी दो स्थितियां होंगी, एक अक्षीय स्थित और एक निरक्षीय स्थित। m/r³ बिल्कुल वही सूत्र है, ये अक्षीय स्थित का हो जाएगा, अक्षीय स्थित, और ये होगा आपका निरक्षीय स्थित। अक्षीय स्थित में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसी चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है, और चुंबक के यानी मध्य बिंदु से बिंदु की दूरी r है। हम इस तरीके से कह सकते हैं, यहाँ अगर हम एक चुंबकीय द्विध्रुव बनाएं, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, O हो गया, और यहाँ पर एक बिंदु P है, और ये जो दूरी है वो r है। ये दूरी आपकी r हो जाती है, और यहाँ पर जो B की दिशा होगी वो इधर होगी, यानी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होगी, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर इसकी दिशा हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर हो जाएगी। और अगर हम इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, यानी निरक्षीय स्थिति के लिए उसी प्रकार से एक चित्र बनाएं। तो ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ O हो गया, और ये दूरी आपकी R हो जाती है, ये दूरी R हो जाएगी, और यहाँ पर जो P की दिशा होगी वो ये, माने नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर हो जाएगी। यहाँ पर साउथ से नॉर्थ की ओर, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर, और यहाँ उत्तर से दक्षिण की ओर। ये थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, और इसका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, केवल न्यूमेरिकल के लिए ये फार्मूला आपको पढ़ना है। किसी चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B = μ0/4 पाई 2m/r³, और इसकी दिशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर अक्ष के अनुदिश, यानी द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0/4 पाई m/r³, जबकि इसकी दिशा क्या हो जाएगी, अक्ष के समांतर, द्विध्रुव के अक्ष के समांतर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। तो ये आप तैयार करेंगे, ये आपका टॉपिक हुआ, और इसकी न्यूमेरिकल में बहुत ज़रूरत होनी है। अब आपके पास एक हेडिंग आपकी बच रही है, चल कुंडल धारामापी, वोल्टमीटर धारामापी का अमीटर में रूपांतरण और धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण। अगले लेक्चर में हम प्रयास करेंगे कि चल कुंडल धारामापी, धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण और धारामापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है, इसकी हम चर्चा करें। और आप अपना नोट्स भी तैयार करते रहें, अपना सिलेबस तैयार करते रहें। अगर आप कहीं आपको कोई असुविधा हो रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखें, हम प्रयास करेंगे कि आपकी उस समस्या का समाधान कर सकें। हमारे चैनल पर बने रहिए आप। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस पर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उन वीडियो का बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस तैयार कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। जो आपके सोशल मीडिया के ग्रुप हैं, जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं, अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, वहाँ आप हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस तैयार कर सकें। धन्यवाद।